जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं अहमद बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। तो जी मेरा सवाल जी कहिए। है कि पीपी वाले अपने साथियों से वफादार नहीं तो आवाम से क्या खाक होंगे? पहले ने नून लीग को बेवकूफ बनाया, फिर जेयूआई के मिनिस्टर को इत्तेमाद में लिए बगैर उनकी छुट्टी कर दी। अब जो एमकेएम की अहम इत्तेहादी थी उन्हें भी नाराज कर दिया। आखिर कब पीपी वाले 18 करोड़ आवाम की जान छोड़ेंगे? हम बेजार आ गए इनसे। अवाम बेजार हो रहे हैं। सफदर वड़ाइच साहब, आपने मैंडेट की बात की थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि अवाम का क्या रिएक्शन है। और ये क्या बात है कि ना आपके साथ नून लीग टिक सकी, ना आपके साथ जेयूआईएफ टिक सकी, एमक्यूएम आपसे बारहा नाराज हुई है। मैं अवाम के पहले बात कर लूँ, आप जो कर रही हैं। अवाम सिर्फ ये कॉलर ही नहीं होते, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है ये कॉलर भी, लेकिन उनकी जैसी तरबियत है उसके मुताबिक बात करेंगे। ज़ाहिर मेरे लिए तो काबिल एहतराम है, लेकिन मैं एक बताता चलूँ, हम अवाम की बात कर रहे हूँ। ये आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन है, हम अवाम के पास गए हैं, गिलगित में गए हैं, और 2008 का जो इलेक्शन था अवाम के पास ही गए थे। पंजाब में जो मेजॉरिटी ज़िमनी इलेक्शन है जो हमने जीते हैं, अवाम के पास ही गए हैं। और ये अवाम की राय है। सिर्फ इलेक्शन एक सबसे बड़ा फोरम होता है अवाम की राय मालूम करने के लिए, और वो इलेक्शन तमाम हम जीते आए हैं। तो ये कॉलर हर एक का अपना अपना नुक्ता नज़र है। बहुत सारे लोग हमारे हमायती हैं, बहुत सारे लोग के लिए आप एमक्यूएम से कह रहे थे कि वो जो है बहुत सारे लोग हमसे उम्मीदवार ना खड़ा करें। हैदराबाद रिजवी साहब, आप क्या रिस्पॉन्स देंगे? सफदर वड़ाइच साहब ने पहले कहा कि एमक्यूएम के साथ वर्किंग रिलेशनशिप वैसी ही रही जैसे कि अवामी नेशनल पार्टी के साथ रही है। क्या एमक्यूएम ऐसा महसूस करती है? देखिए, जहाँ तक तो कश्मीर के इलेक्शंस हैं, सफदर भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और हमारा बड़ा अच्छा वक्त एक साथ गुजरता है। मगर ये जो कराची में पीपल्स पार्टी ने किया, दोस्तों ने जो हमारे साथ किया, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अपने इन्होंने बाल बचाने के लिए हाथ कटवा लिया। और जाहिर है कि ये एक बहुत महंगा सौदा है। सिर्फ 19 सीटें थी इनके पास आज़ाद कश्मीर में। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस जो हैं वो इनको जीतना थे। अगर ये 2 सीटें एमक्यूएम जीत कर इनके साथ कोalition में ही रहती तो इनकी 21 सीटें हो जाती। मगर इन्होंने एक ऐसा हरबा इस्तेमाल किया कि बाल बचाने के लिए इनको हाथ कटवाना पड़ा। और जहाँ तक रह गई इस कोalition की बात, तो ये कोalition तो आपके सबके सामने, मीडिया के सामने, आवाम के सामने है कि जिस दिल से एमक्यूएम इस कोalition गवर्नमेंट को यकीन मानिए कि लेकर चल रही थी, अवाम के ताने हम बर्दाश्त कर रहे थे। यानी हमारे अपने घरों से बुरा भला हमें कहा जा रहा था। ग्रास रूट की पार्टी हैं, हम अपने अवाम से नहीं कटते, अपने लोगों में हमें बैठना होता है, वहाँ बुरा भला हम सुन रहे थे। एक ऐसी सूरत हाल में जहाँ पर हमें अपने कोalition पार्टनर्स से भी वो मकाम और वो कदर व मंजिलत नहीं मिल रही थी जो शायद हमारा हक घर वाले वो भी एक ऐसी सूरत है। आपको बुरा भला कहेंगे, घर वाले तो अब भी आपको बुरा भला इसलिए कहेंगे कि हम आपको मना लेंगे, हम आपकी नाराज़गी दूर कर लेंगे, और आपकी नाराज़गी की जो वजह है वो भी दूर करेंगे। इसलिए आप चाह रहे हैं कि आपके घर वाले, मेरे भाई, अब भी आपको बुरा भला कहेंगे। वसूख से कह रहे हैं, एतमाद का राज क्या है वड़ाइच साहब? मेरे दोस्त हैं, मुझे पता है मैं जो कि इनको कह रहा हूँ। सफदर भाई मेरे बड़े हमारे साथ एक कॉलर भी उनसे बात करते हैं। काशिफ साहब हैं कराची। काशिफ साहब, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम जी सलाम। मैडम, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये इनका रूठना मनाना तो जो है जारी रहेगा, पर ये अवाम की मुश्किलात नहीं समझ रहे। इनको सबको अपनी अपनी सीटों की और पॉलिटिक्स की पड़ी हुई है। फेयर कोई नहीं है, ना आपके साथ ना मेरे साथ। लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। ये कहते हैं जी हमारे से सीट मांग ली, वो कहते हैं जी हमें इक़्तिदार चाहिए। जरदारी साहब को वजीर आज़म, किसी के कान पे कोई जूं नहीं रेंग रही। यकीनन अवाम अपने मसाइल का हल चाहते हैं। दोनों रहनुमाओं से इस सवाल का हम जवाब चाहेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 021-322-70829। हम ले रहे हैं एक मुख्तसर सा ब्रेक, इसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक। अवाम के मसाइल का हल कौन देगा? अवाम का कहना है कि लोग रूठने मनाने के खेलों से परेशान आ चुके हैं। कॉलर कराची से गुफ्तगू कर रहे थे, इसी पर हम जवाब चाहेंगे। हैदर अब्बास रिजवी साहब, पहले आपका रिस्पांस देंगे और इसी सवाल से मैं ये भी एक अवामी राय अब सामने आ रही है, इस सवाल को भी जोड़ दूं कि लोगों का कहना है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जब RGST या पेट्रोलियम प्राइसेस का मसला था तब नाराज हुई, लेकिन मनाने पर वापस आ गई। अब चूंकि मामला सियासी और जाती है, इसलिए तमाम कश्तियां जला दी गईं, जिससे जाहिर ये होता है कि अवामी मफादात से ज्यादा सियासी या जाती मफादात ज्यादा अहम हैं। क्या कहेंगे आप? निदा, देखिए, जहाँ तक RGST की बात है तो RGST को तो हमने बहरहाल मनवा लिया था। जहाँ तक फ्यूल प्राइस पर हुकूमत छोड़ने की बात थी, ज़माना शाहिद है कि हुकूमत को वापस MQM को शामिल करने के लिए कोएलिशन में फ्यूल प्राइस को वापस अपनी ओरिजिनल प्राइस पे लाना पड़ा था, और उसके बाद जब दोबारा कोशिश की गई थी कि फ्यूल प्राइस ऊपर जाए तो फिर MQM ने नेगोशिएशन किया था और उसमें फ्यूल प्राइस को हमने आधा करवा लिया था। तो वहां पर तो हमारी कामयाबियां हैं। 53 अरब रुपए के नए टैक्सेस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लगे, MQM खामोश रही। हैदर अब्बास रिजवी देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी थीं जो हमें बजट में अश्योर कराई गई थी कि बहुत सारी चीजें बजट में अश्योर होंगी। अब मैंने, जैसे कि अभी एक बच्चे ने सवाल किया था कि ये इतने कैसे ये सारी चीजें हो जाती हैं कि सिर्फ कश्मीर की एक सीट थी। अब मैंने उस बच्चे के जवाब में यही कहा था कि कई ऐसी बातें होती हैं जो किसी एक ताल्लुक़ खातिर को ख़त्म करती हैं, और जाहिर है कि ये सारी चीज़ें उन्हीं में से एक थी कि जब गवर्नेंस में अगर हम कोएलिशन पार्टनर्स हैं तो फिर हमारी बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि उसकी ऑप्टिक्स को इतना ख़राब कर दिया जाए या हमारी बात पर इस तरीके से कान ना धरे जाएं कि हम एक ऐसी सूरत हाल तक जहां पहुंचें जहां पर हमें हुकूमत को छोड़ना पड़े या वजारतें तर्क करनी पड़े या इसी तरह के दीगर इक़दामात लेने पड़े। और बारहा ऐसा हुआ कि अवामी मुतालबात ने इतनी शिद्दत इख्तियार की MQM की आवाज़ में कि एक बार तो पहले भी हमें हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करनी पड़ी। मगर निदा, इसमें देखने की बात यह है कि अवामी मुतालबात पर MQM का जो रद्द अमल है वो किसी और सियासी जमात का रद्द अमल क्यों नहीं होता? बहुत सारे लोग और भी कोएलिशन में हैं, मगर कभी उन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर बात नहीं की, कभी RGST पर किसी और जमात ने नाराजगी का इजहार नहीं किया, यहां तक कि ऑपोजिशन जमातों के भी तेवरी पर बल नहीं पड़े। ये अवामी मुतालबात जो है वो सिर्फ MQM ही क्यों उठाती है, और मामलात इतने क्यों बढ़ते हैं कि वो एक दूसरे से इख्तिलाफ बढ़ते बढ़ते जुदाई की शक्ल इख्तियार करता है? तो ये खासा तो सिर्फ MQM का ही है। सदर वड़ाई साहब, आपने भी कहा कि जमहूरियत में इख्तिलाफात होते रहते हैं, कोएलिशन पार्टनर्स के भी आपस में इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि किस किस्म के इख्तिलाफात? क्या कोएलिशन पार्टनर्स आपस में एक दूसरे को डराने और धमकाने पर भी आ जाते हैं? नहीं, ये डराने या धमकाने की बात नहीं है। जैसे रिजवी साहब ने कहा कि ये कश्मीर के इलेक्शन में जो 2-3 सीटें थी वहाँ इख्तलाफ हुआ, मैं समझता हूँ कि ये इख्तलाफ नहीं होना चाहिए था, और ये मौजूदा सूरत हाल से पहले ही दोनों पार्टियों को मिलकर इसका हल निकाल लेना चाहिए था। बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से धमकाया गया, आप नहीं मानते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसा किया है? मेरी निदा बात मुकम्मल होने दे। ये चाहिए था कि इससे पहले, मैं इस बात से इत्फाक करता हूँ कि ये जो इशू था ये इलेक्शन से पहले ही हल हो जाना चाहिए था, और इसमें ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए थी। बहरहाल मैं समझता हूँ कि आज भी ये ना किसी की अना का मसला है ना जिद का मसला है। गवर्नमेंट चाहती है कि MQM को, मेरी बात मुकम्मल, धमकियां हम MQM को क्यों देंगे? वो एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, हम कैसे धमकियां दे सकते हैं? मैं तो कह रहा हूं कि हमारे लिए बड़े मोतबर है, और मैं तो कह रहा हूं कि हमें इलेक्शन से पहले इन सीटों के बारे में आपस में फैसला कर लेना चाहिए था, और इसमें गवर्नमेंट को ज्यादा रोल प्ले करना चाहिए था। मेरी बात कंप्लीट हो लेने दे। तो मैं समझता हूँ कि अब भी कोई अना का मसला नहीं है, ये हम आपस में भाई हैं और सब चाहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत मजबूत हो, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ही ये हमारे भाई अवाम से जो कह रहे हैं कि लोगों में महंगाई और ये सारी चीज़ें हैं, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी
تو پھر ہی جو ہے یہ اکنامک سٹیبلٹی کی طرف ہم آئیں گے. تو یہ بڑے دو ایشوز ہیں. ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی جس کے لیے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا اپنے بھائیوں کو کہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں. دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا ہمارے ساتھ ملک صاحب فیصل آباد سے کافی دیر سے انتظار کریں. جی شہزاد صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی السلام علیکم، شہزاد ملک بات کر رہا ہوں میں فیصل آباد سے. ہیلو جی کہیے. حیدر صاحب سے میں یہ بات کرنا جی آپ چاہوں کی گا. آواز آ رہی ہے، کہیے. جی یہ 1980 سے پیپلز پارٹی 3 بار حکومت میں آئی ہے، ٹھیک ہے. نون لیگ 2 بار آئی ہے، 6 بار یہ متحدہ قومی موومنٹ آ چکی ہے. ابھی تک متحدہ قومی موومنٹ جو ہے اقتدار ہی مانگتی رہتی ہے. اب ان کا مقصد صرف ہے اقتدار میں رہنا. اب آپ اگلے الیکشن میں بھی دیکھ لیے گا نون لیگ کے ساتھ یہ اقتدار میں ہوں گے. اچھا آپ نے طے کر لیا کہ نون لیگ اگلے انتخابات جیتنے والی ہے. حیدر عباس رضوی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ میرے خیال سے کالر کا جواب تو آپ نے خود ہی دے دیا کہ ابھی یہ کیسے طے کر سکتے ہیں کہ کل کس کی حکومت ہوگی، اور صورتحال نون لیگ کے لیے بھی یقیناً اتنی آسان نہیں ہے. اور جہاں تک اس بات کی بات ہے کہ اقتدار ایم کیو ایم کا مقصد ہے، تو اگر اقتدار ایم کیو ایم کا مقصد ہوتا تو آج ہم 14 وزارتیں، سندھ کی گورنرشپ اور پھر وفاق کی جو وزارتیں ہیں وہ چھوڑ کر اپوزیشن میں نہ بیٹھے ہوتے. اب تو صرف لیکن 1.5 سال کا عرصہ رہ گیا نا حیدر عباس صاحب. ہم نے 10 مہینے جب حکومت میں شامل نہیں تھے، جب نون لیگ کے ساتھ اتحاد تھا، تو اس وقت بھی ہم 10 مہینے اپوزیشن کا حصہ تھے. جو رسول بخش رئی صاحب کو یہاں پہ شامل کریں گے. رسول بخش رئی صاحب آپ حیدرآباد کی بھی گفتگو سن رہے ہیں اور امتیاز صفدر وڑائچ صاحب کی بھی بات سن رہے ہیں. بار بار ان کا کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بہت اہم ہے ایم کیو ایم. لیکن آپ نے جو 3 سال دونوں کے درمیان آپ نے جو کوئلیشن دیکھی ہے، ایز این انڈیپینڈنٹ اینالسٹ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کو پارٹنر بنانے کے باوجود دل سے قبول نہیں کر پائی تھی اور بارہا ایسی کوششیں ہوئیں جن سے ایم کیو ایم ٹیک آف ہو جاتی تھی؟ دیکھیں، ذمہ داری تو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی بنتی ہے کہ ایسے حالات میں جب کہ پاکستان کو دہشت گردی کا بھی سامنا ہے، عوام بھی ان سے خوش نظر نہیں آتے اور بے شمار چیلنجز ہیں، اور جس طرح میں نے پہلے بھی اپنے کمنٹ میں کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ نے آپ کی تربیت پہ بھی اعتراض لگا دیں گے ابھی کا ساتھ دیا، تو ان سب باتوں کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو ساتھ لے کے چلتے. تو بار بار متحدہ قومی موومنٹ کا ان سے علیحدہ ہونا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ خوش نہیں تھے. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ جو قدم متحدہ قومی موومنٹ نے اٹھایا ہے وہ صرف ایک بات کی ناراضگی نہیں یا ایک ایشو کا معاملہ نہیں، بلکہ تواتر سے جو باتیں چلی آ رہی تھیں ان سے وہ علیحدہ پاکستان پیپلز پارٹی سے دور ہوتے گئے کہ کیا ان کو اب اتنا دور کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت دوبارہ ان کو اپنے ساتھ ملا لے گی. یہ سیاست میں معجزے نہیں ہوتے، سیاست حقائق کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور اس وقت جو حقائق ہمارے سامنے ہیں اس سے ایسا نظر آتا ہے کہ دوریاں بہت بڑھ گئی ہیں. یہ صرف معمولی رنجشیں نہیں بلکہ معاملات یا جو سیاسی معاملات ہیں وہ اتنا الجھ چکے ہیں کہ جس کی ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو قبول کرنی ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان دو جماعتوں کی ناراضگی سے کون سی جماعت فائدہ اٹھا سکتی ہے اس پر بھی ہمیں آپ سے بات کرنی ہے. لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے، تنویر بٹ صاحب. جی کیا کہیں گے تنویر صاحب آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام، کہیے. نگاہ میں آپ جی جی تنویر دیکھا صاحب. تھا اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس ٹائم پہ جو پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے وہ تقریباً ہر فرنٹ پہ جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے. وہ چاہے اعلان مری ہو، وہ چاہے ان کی یہ کمٹمنٹ ہو کہ 2009 میں جو انہوں نے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم ایک ملک سے جو یہ لوڈ شیڈنگ بالکل ختم کر دیں گے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہم بیوی کے قاتلوں کو جو ہے وہ سزا دیں گے. اسی قاتل لیگ کو، جس کو زرداری نے کہا تھا کہ یہی بیوی کی قاتل لیگ کے نام سے اس کو پکارا تھا، آج انہی کے ساتھ یہ لوگ الائنس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور کسی فرنٹ پر ہر جگہ ایک الائنس بن رہا ہے، ایک ٹوٹ رہا ہے. ابھی اب ان کے ایم کیو ایم سے انہوں نے اپنی پیٹ پھیری ہے، لیکن عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ہے. کوئی ایسا فرنٹ نہیں ہے جہاں پر پی پی کی جو گورنمنٹ ہے وہ کامیاب ہوتی نظر آئے.